जय गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो गुरु जी को मेरा प्रणाम। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए आपको शायद वेट करना पड़ा। आज मैं आपको अपने छोटे बेटे का सत्संग सुनाता हूँ। वो है तो इंजीनियर, वो वैसे स्पिरिचुअली मुझसे भी ज्यादा एडवांस्ड है और हमसे गुरुजी में इसे वो बहुत बाद में जुड़ा था। उसको गुरुजी से एक बहुत बड़ी शिकायत थी। कहते हैं आपके गुरुजी सब खुद कर देते हैं पर आपको स्पिरिचुअली एडवांस नहीं करवाते, आपको रब तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाते। बाद में उसने रियलाइज किया कि वो खुद रब हैं, वो महाशिव हैं। जब आप यहाँ आ गए हो तो वो आपको और क्या रास्ता दिखाएं रब तक पहुंचने का। आज वो हमसे भी ज्यादा जुड़ा हुआ है गुरु जी के साथ। वो इंजीनियर है पर वो नौकरी नहीं करता था। कहता है मैं किसी के अंडर नहीं काम करूंगा, मैं तो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरु जी उससे पूछते हैं बेटा तू क्या करता है। इसने बताया। गुरु जी कहते हैं नहीं, ये काम बंद कर दे, तू कहीं नौकरी कर। रात को गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में इसको ये बोला। इसने अगले दिन से शेयर ट्रेडिंग का काम तो बंद कर दिया पर वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। उसने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। 7-8 महीने बीत गए। एक दिन गुरुजी फिर इससे पूछते हैं तू क्या करता है। कहता है गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। ये नहीं कहता कि मैंने नौकरी के लिए कहीं ट्राई ही नहीं किया। कहता है गुरुजी नौकरी अभी तक तो मिली नहीं। कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए। इसने कहीं अप्लाई नहीं किया, कहीं से कोई। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में। कहता है हाँ जी। कहते हैं कल सवेरे फलां जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना। हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर गुड़गांव में। वो 11 बजे वहां इंटरव्यू के लिए गया और शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। अब गुरुजी ने 10 दिन में कहा था तो 9वें दिन तो नौकरी मिल सकती है, 11वां दिन नहीं हो सकता। गुरुजी का वर्ड तो टल नहीं सकता। उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम बाद उसका चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गया, वो चंडीगढ़ चला गया। अब मैं आपको उसकी शादी का बताता हूँ। वो कहता है मैं शादी वादी नहीं करूंगा, पर गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, अब तो खैर भाटिया अंकल नहीं रहे, भाटिया आंटी है सिर्फ। वो रोहिणी में रहते थे। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वेल सेटल्ड इन अमेरिका, यूएसए में। छोटी बेटी यहाँ माँ बाप के साथ रहती है। एक दिन उसने बीकॉम पास किया। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं और पूछते हैं तू आगे क्या करने का सोच रही है। कहते गुरुजी बीएड करूंगी। गुरुजी कहते हैं नहीं, बीएड नहीं, तू एमकॉम कर। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमकॉम के लिए अप्लाई किया। उसका एडमिशन नहीं हुआ। उसने कॉलेज से पूछा भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है। कहते हैं जी आज तक तो इस कॉलेज में कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं है। हाँ आपकी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बार बार फोन करके बार बार वही स्टेरियोटाइप रिप्लाई मिलता। पर इसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है कि तू एमकॉम कर तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। एंड ऑफ अक्टूबर एक दिन फिर ये कॉलेज में फोन करती है, भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है। कहते हैं हाँ जी लिस्ट बन रही है, कल सवेरे आके नोटिस बोर्ड पे देख लेना। अगले दिन सवेरे वो कॉलेज गई और देखा कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई है। सबसे ऊपर इसका नाम, और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50 और का भी कल्याण कर दिया।
उसकी एमकॉम में एडमिशन हो गई, एमकॉम कर लिया। गुरुजी की कृपा से उसको जल्दी नौकरी भी मिल गई। अब मैं इनकी शादी का बताता हूँ। 14 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी बड़े मंदिर में आए थे, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, उन दोनों बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था। जैसे ही हम बहुत सेवादार हुआ करते थे, मैं था, मेरी आंटी थी, भाटिया अंकल आंटी दोनों थे। जैसे हमारा काम खत्म हो रहा था, देखा गुरुजी आ रहे हैं। नेचुरली हम सब भागते हुए अंदर आए। गुरुजी बैठे जो फ्रंट लॉन है, जहाँ पर आजकल वो झूला और फाउंटेन लगा है, बड़े प्यार से जावेल मूड में एक पुरानी कुर्सी पे बैठ गए। संगत सारी नीचे बैठ गई। जावेल मूड में सबसे हंसी मजाक बातें चीतें कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक सेवादार को बोलते हैं, जा तो भाटिया अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो उन दोनों को लेके आया। गुरुजी उनसे बातें कर रहे। बातें क्या करते? सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। हाँ, तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। वो जो मॉल है उसके बगल में? हाँ जी गुरुजी। लाइक दैट बातें कर रहे थे, सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। यहाँ एक सेवादार दूसरे को कहता है, यार देखो ना गुरुजी से कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद कोई दो जिगरी दोस्त मिले हों और वो मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। यार मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए, और अभी तक गुरुजी ने कभी मेरे से एक अक्षर बात नहीं की। वो कहता है इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हुए हैं, और आज गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक और सेवादार को भेजे, जा तू जेठरा अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो हम दोनों को बुला के ले आए। आए, बैठे, बड़े खुश। मेरे से ज्यादा बात नहीं की। मेरे से गुरुजी वैसे भी बातें करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं, भाटिया अंकल आंटी के लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं। उनको बोलती हैं हमारे लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनका बेटा और इनकी बेटी आपस में शादी कर लो। बात खत्म। बेटे की मैंने बताया चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गई थी, वो चंडीगढ़ में काम करता था। अ, बेटी वहाँ नौकरी लग गई थी उसकी, वो इतना जल्दी फ्री नहीं होती थी, वो अपनी ऑफिस में बैठी है। भाटिया अंकल आंटी तो बड़े खुश हुए जी, बेटी की शादी फिक्स हो गई है, और क्या चाहिए। हम घर आए, आके बेटे को फोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दिया। अरे आपको, आपने कैसे मान लिया? आपको पता तो है मैं शादी करना ही नहीं चाहता। हमने कहा भैया, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी से बात करने की। तुम्हें अगर कुछ कहना है तो तुम आके गुरुजी से बात कर लो, हम तो नहीं बात करते। जहां तक हम कंसर्न है, गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दी। 27 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम, संडे का दिन, जिस दिन लास्ट टाइम एम्पायर स्टेट में संगत हुई थी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, लगभग 3 बजे हमारी लैंडलाइन पे फोन आता है। मेरी आंटी उठाती है, पूछती है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन जा सकते थे, और हमारा दिन फ्राइडे था। तो वो कहती है, गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आज तुम सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए कि गुरुजी ने शादी फिक्स कर दी है, बेटा मान नहीं रहा। हालांकि हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था। आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। बेटा तब तक प्रोटेस्ट करने के लिए चंडीगढ़ से छुट्टी लेके यहाँ आ गया था, गुड़गांव हमारे पास। बाय चांस जिस टाइम गुरुजी का फोन आया, मेरा दामाद भी वहां बैठा हुआ था। वो गुरुजी को नहीं बिलीव करता था, कभी गुरुजी से नहीं मिला था। हमें डर था कि अगर हम उसको ले जाएं तो वो तो ऐसा है, वो शायद गुरुजी के चरण भी नहीं छुए।
फिर भी मेरी आंटी कहती है, बेटा आप हमारे साथ चलोगे मॉरल सपोर्ट के लिए? वो भाटिया आंटी की तो 5 सिस्टर्स हैं, भाटिया अंकल का भी ब्रदर है, हम अकेले पड़ जाएंगे, मॉरल सपोर्ट के लिए तुम चलोगे हमारे साथ? वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी। और हम वहां गए, मैं, मेरा छोटा बेटा, बेटी, दामाद। वहां पर हमने तो गुरु जी के एक दो बार चरण छुए होंगे, जाते वक्त और आते वक्त। मेरे दामाद ने 20 बार चरण छुए होंगे। वो पूछते आपका नाम क्या है, ये पहले चरण छूता फिर बताता, क्या करते हो, चरण छूता फिर बताता, लाइक दैट काफी देर चलता रहा। उस दिन बूंदी के लड्डू से गुरुजी ने लड्डू बांटे, सारी संगत को एक एक लड्डू दिया, मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया, आप दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालनी है तो डाल लेना, नींद डालनी है तो वो भी मत डालना, शादी हो गई। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं, पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो फेरे डालेंगे। तो कंडीशन रखी, 25 लोग आपकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने आज मिठाई बांट दी ना इनकी शादी की। हमारे लिए इतना प्रॉब्लम हो गया, मुझे 7 भाई बहन है, कईयों के बेटा बहू बेटी दामाद हैं, मेरी आंटी के 4 भाई बहन, मेरे दोनों बेटे बेटी और उनके स्पाउसेस और बच्चे मिला के ही हम 12 लोग हो जाती हैं। अब 25 में हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं? अब मुझे जो और 3 भाई हैं, उनमें से 2 की तो डेथ हो गई थी उस डेट को, एक दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता था। तो मैंने उससे कहा कि भैया शादी में या तुम और तुम्हारी मिसेस आएंगी या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं आओगे। भैया तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हारा एक भाई बचा है उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया मैं तो ऐसे ही इनवाइट करूंगा। तो हमने फिर वो रेस्ट्रिक्ट किया। गुरु पूर्णिमा के दिन को उनकी शादी की और शाम को उन्होंने बड़े मंदिर में आके गुरु जी की दर्शन की। ये हैं हमारे गुरु। अब मैं बताता हूँ, कुछ टाइम बाद इनको गुरु जी का आदेश हुआ कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। इन्होंने प्लान किया। अब गुरु जी चाहते हो ये अपनी फैमिली बढ़ाएं तो कैसे नहीं होगा। बहुत जल्दी मेरी बहू ने कंसीव किया। हमें जब वो एक्सपेक्टिंग थी, हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि इसको लड़का होगा। और गुरुजी की इंडिकेशन कभी गलत नहीं होती है। हमने ओपनली अनाउंस कर दिया, सबको बोल दिया कि भाई इसको तो बेटा होना है। यहाँ तक कि मेरी बहू की जो सिस्टर यूएस में रहती है, इसने उसको भी बोल दिया, दीदी मुझे तो बेटा होगा, सारे कपड़े लड़कों के ही बनाना। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास उनका हॉस्पिटल है गुड़गांव में, मेरी आंटी वहां पर थी। डॉक्टर बाहर आई, पूछती है निधि जेत्रा के साथ कौन है? मेरी आंटी बोलती है हाँ हाँ समझ गई कि डिलीवरी हो गई है, समझ गई। इसने कहा मुझे पता है लड़का हुआ होगा। कहती है नहीं लड़की हुई है। वी वर शॉक्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु जी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है? और अब कुछ हम कर तो नहीं सकते। 15-20 मिनट में 15-20 मिनट के बाद भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का फोन आता है जिसे वो जानती नहीं है। आंटी बधाई हो, आपकी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वाज शॉक्ड। अभी तक हमने किसी को बताया नहीं था कि डिलीवरी हो चुकी है। हाँ होने वाली है, आज भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। सिर्फ भाटिया आंटी, अंकल आंटी और हम दोनों और जेठरा अंकल आंटी को पता था कि डिलीवरी आज हो रही है, हो चुकी है। तो वो पूछती है तुम्हें कैसे मालूम? कहती है कल रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे
और उन्होंने मुझे दिखाया कि निधि को बेटा होता है। वो बेटा बड़ा होता है, वो बड़ा होके ऐसा नालायक निकलता है, इतने बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, हिप्पी जैसा यहाँ बैठा हुआ है, और माँ बाप दोनों सर पे हाथ दे के बैठे। अरे यार, हम कहाँ फंस गए, कैसा बेटा मिला है, हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। मैं बेटा तो किसी को भी दे देता हूँ, लड़की मैं बहुत भाग्यवानों को देता हूँ। ये हैं हमारे गुरु जी। फिर हमको इन्होंने सोचा कि भाई हम बेटी का नामकरण हम नहीं करेंगे, गुरुजी बताएंगे नाम। उनको सपने में गुरुजी ने बताया कि इसका नाम नंदिनी रखो। तब तक मेरे बेटे की ट्रांसफर फिर चंडीगढ़ से बेंगलोर हो गई थी। वहां पर जो दूध आता है, जैसे यहाँ मदर डेयरी या अमूल होता है ना, वहां पर नंदिनी ब्रांड का होता है। तो ये तो सोच में पड़ गए, यार गुरुजी ने कैसा नाम किया, वहां तो उसकी सब फ्रेंड्स इसको छेड़ेंगी, नंदिनी नंदिनी। गुरुजी ने फिर ऐसी लीला की कि कुछ टाइम बाद बेटे का ट्रांसफर यहाँ हो गया, और वो उस चक्कर से भी गुरुजी ने उनको बचा दिया। हाँ, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग अभी बताता हूँ। वो जो मेरी आंटी ने मेरे दामाद को बोला कि भाई चलो तुम भी हमारे साथ, हालांकि वो गुरुजी में नहीं मिलता था, नहीं मानता था गुरुजी को, सिर्फ उसी दिन वो उनके पास गया, बाद में भी नहीं जाता था। पर गुरुजी ने भी उसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ बताए। वो हॉस्पिटैलिटी लाइन में है, नेहरू प्लेस में फास्ट फूड का जॉइंट चलाता था। वो कोई खास चलता नहीं था, इसको रोटी खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि इसको 9-10 लाख पर मंथ की सऊदी अरेबिया में नौकरी मिल गई, जद्दा में। ये वहां चला गया, वहां पर कोई 4-4.5 साल रहा। इसने सोचा यार, सऊदी अरेबिया इतना कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री, यहाँ मैं परमानेंट थोड़ी रहूंगा। अब वहां इसको 9-10 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे थे। कहते यार, दिल्ली में इंडिया जाऊंगा, मुझे वहां कौन देगा। और आप एक बार 9-10 लाख पर मंथ पे काम करो ना, आपको कम पे काम करना बहुत अखड़ेगा। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, इसको यहाँ पर 12-13 लाख पर मंथ की नौकरी मिल गई। पूरी लाइफ गुरुजी ने सेट कर दी, उसको बढ़िया नौकरी मिल गई, फैमिली, बेटी, सब सेट कर दिया। और हमने किसी स्टेज पे गुरुजी को एक अक्षर नहीं बताया। वो जानी जान है, साक्षात महाशिव है, त्रिकालदर्शी, उन्हें तो सब पता है कब कहाँ क्या होना है। हमने अपने पिछले जन्मों में, इस जन्म में और आने वाले जन्मों में क्या किया है या क्या करेंगे, उन्हें सब पता है। क्या होना है उन्हें सब पता है, इसलिए उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। अब मैं आपको अपनी बेटी का बताता हूँ, उसकी बेटी का। वो जब 9th और 10th में थी, दोनों साल मिड सेशन में उसके पापा का ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर ऐसा हुआ कि उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। सॉरी, 9th, 10th और 11th में तीनों साल। जब वो 12th में आई तो कहती, अरे मेरी पढ़ाई तो इतनी डिस्टर्ब हो गई है, मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले रखा था। कहती है मैं इससे कोप अप नहीं कर सकती, मैं चेंज कर लूंगी, मैं मैथ्स और ह्यूमैनिटीज ले लूंगी। आपको पता है 12th में आपको कभी सब्जेक्ट नहीं चेंज करने देती, या आप 11th में कीजिए या 12th के बाद। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया, और गुरुजी की कृपा देखिए, फर्स्ट रिक्वेस्ट पे प्रिंसिपल मान गई, उसको ह्यूमैनिटीज दे दिया। उसने मैथ्स और ह्यूमैनिटीज के साथ 12th क्लियर किया, गुड मार्क्स। उसके बाद ही वांटेड टू गो फॉर आर्किटेक्चर।
उसने आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया। आर्किटेक्चर के लिए मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी होती है। उसने अप्लाई किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज विल डू। उसका एडमिशन हो गया, और जैसे ही उसका एडमिशन हुआ, यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया, नहीं 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 नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कंपलसरी है। ये गुरु जी की मेहर है। जो गुरु जी के बारे में नहीं जानता, उसकी अगर आप बताओ कि भाई ऐसा हुआ, कहेगा यार आप पागल हो या मुझे पागल कर रहे हो, ऐसा कैसे होता है? तो ये हुआ है। अच्छा, फिर वो इंटरव्यू के लिए गई, वहां पर कोई ब्रिटिश एक्सपर्ट भी आया हुआ था। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कह रहा है, बेटा आप आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो? आपको तो इंटीरियर डिजाइन का बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है, आप इंटीरियर डिजाइन के लिए जाओ। कहती है उसके लिए तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया, अब कैसे एडमिशन मिलेगा? कहता कोई बात नहीं, आपको एडमिशन दे देती है, बाद में आप अप्लाई कर देना। उसका पहले इंटीरियर डिजाइन में एडमिशन हुआ, उसके बाद उसने अप्लाई किया। फिर उसने देखा, अरे मेरे सारे दोस्तों को तो, जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं, सब तो फला सेक्शन में है, मुझे प्रिंसिपल ने दूसरे सेक्शन में डाल दिया है। उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि मैडम प्लीज मुझे भी उस सेक्शन में डाल दो। कहती है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, नो सेक्शन चेंज आपके रिक्वेस्ट पे। अगर हम ऐसे एक एक बच्चे का सेक्शन चेंज करने बैठे ना, तो हम फिर और कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। शाम को प्रिंसिपल उसके घर पे फोन करती है कि बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था, मैं वो आपको दे रही हूँ, पर किसी फ्रेंड को मत बताना। कहना उन्होंने खुद ही मेरा सेक्शन चेंज कर दिया, मैं क्या करूँ। ये है हमारे गुरु जी। मैं आपको उसका जनवरी 2017 का सत्संग सुना। उसने कोई 3-4 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिंग जा रही थी उसमें चंडीगढ़ मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही है, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर इस दिल्ली अंबाला हाईवे पे पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरे ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरे ने ठोका, तीसरी को चौथी ने ठोका, चौथी गाड़ी 40 की थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सेल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज हुआ गाड़ी को। और अफकोर्स नई गाड़ी थी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने भयानक एक्सीडेंट में किसी भी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिए। और ये सब इतना सडनली हुआ, किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का अवसर भी नहीं मिला। पर गुरुजी तो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, आप उन्हें याद करो या ना करो, वो आपके अंग संग रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। जैसे आंटी ने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे? गुरुजी कहते हैं मेरे को तो चॉइस ही नहीं है, एक बार मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मैं हाथ कभी नहीं छोड़, कभी भी किसी भी जन्म में। आपको आजादी है, आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको अपना बताता हूँ एक इंसिडेंट। मुझे डेट अभी तक अच्छी तरह याद है, 22 सितंबर 2017, फ्राइडे, 22 सितंबर 2017, नवरात्रि चल रहे थे, फ्राइडे का दिन था। मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है, मैं लंगर सेवा कर रहा था।
लंगर सेवा करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैं खड़ा था, सडनली मैंने देखा मेरी लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, लेफ्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता और मेरी स्पीच गई, मैं बात नहीं कर सकता। मेरी आंटी डॉक्टर है, वेरी क्लियर साइंस कि हाँ ये ब्रेन स्ट्रोक है। मैंने किसी तरह सेवादारों को समझाया कि भाई मुझे मेरी आंटी के यहाँ लेके चलो। वो कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे सेवा कर रही थी, वो मुझे यहाँ ले गए। अब देखिए, गुरुजी कहती हैं मेरे भक्तों की जिंदगी में कुछ भी, कितना भी छोटा या बड़ा, बाय चांस नहीं होता, सब मेरी प्लानिंग से होता है। अब मेरे कर्म ऐसे थे, मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो होना ही था, पर गुरुजी ने देखिए क्या जगह और क्या टाइम चुना। मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती, अगर कहीं और ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ होता तो हम फंस गए होते। जब तक एम्बुलेंस आती पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में एवरी सेकंड काउंट्स। अब जितना जल्दी पहुंच जाए डॉक्टर के पास उतना अच्छा है। एवरी सेकंड मीन्स आपकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। मैं चारों तरफ आई एम सराउंडेड बाय सेवादार, और आप जानती हैं सेवादार कितने हेल्पफुल होते हैं। वो मुझे फटाफट मेरी आंटी के पास ले गए। सामने से कोई एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था, वो तो मेरी हालत देख के समझ गया कि इसको क्या हुआ है। उसके हाथ में, उसकी जेब में डिस्प्रिन और सार्ब्रेटेट दोनों थे, दोनों निकाल के उसने मुझे दे दिए। अंकल ये तो ले लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिला। फिर मेरी आंटी ने उन सेवादारों को बोला, अंकल जरा एम्बुलेंस तो मंगा दो। कहती आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में कितनी देर लग जाएगी, हम है ना। दो सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। अच्छा, तब तक हमने, मेरा उससे 13 साल पहले एम्स में बाईपास ऑपरेशन हुआ था। हमने उस डॉक्टर को फोन किया तो भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम इमरजेंसी में एम्स आना चाहते हैं। कहता है ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश है कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और डोंट लूज 1 मिनट, इमीडिएटली इसको किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। हमने फैसला किया हम फोर्टिस वसंत कुंज में जा रहे हैं। तब तक सेवादारों, 2 सेवादार अपनी गाड़ियां लेके आए, उनमें 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी और मेरी बेटी, हम गए फोर्टिस वसंत कुंज। 9 रात्रि चल रहे थे, रात के लगभग 9 बजे थे। आपको पता है छतरपुर रोड पे ट्रैफिक की क्या हालत होती है, पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही, हमें जरा कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या एक रेड लाइट भी नहीं मिली। हम फटाफट फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही हम यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने बड़े बेटे को भी फोन कर दिया कि पापा को ये रहता है, ये हुआ है। वो एंड्रसगंज में रहता है, वो, उसकी आंटी और उसके 2 छोटे बच्चे, वो तैयार हुए, वो निकले वहां से। उनको आना था वाया साउथ एक्सटेंशन, जहां पर उन दोनों मेट्रो का काम चल रहा था। पोल ऑफ यूसुफ सराय, अरविंदो मार्ग, सब नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स। पर अगेन गुरु जी की ऐसी कृपा रही, उनको भी कहीं पर भी जरा सी ट्रैफिक या जैम नहीं मिला, और वो फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुंच गए, और जब तक हम पहुंचे वो नर्सेज और स्ट्रेचर लेके इमरजेंसी गेट पे हमारा इंतजार कर रहे थे। मुझे फटाफट ले गए इमरजेंसी में। वहां पर इन्होंने मुझे मेरा 1-2 टेस्ट किया। कहते हैं हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, कोई छोटा सा क्लॉट था वो मूव कर गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, पर हाँ आप आउट ऑफ डेंजर हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए हम आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं और आपके कुछ और टेस्ट करेंगे। चलिए हम आपको
ICU में एडमिट करती हैं। तब तक गुरुजी की कृपा से मैं हर मिनट बेटर बेटर और बेटर फील कर रहा था। हमने कहा भाई मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ और आप कह रहे हो हमें ICU में रखोगे, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने कहा नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हमने डिस्चार्ज करवा लिया। हमने कहा हम एम्स में जाते हैं, हालांकि हमें वार्न किया गया था कि आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकोगे। बेटे की गाड़ी में हम फटाफट एम्स गए। वहां पर उन्होंने इमीडिएटली मुझे रिसीव किया, एक दो टेस्ट किया, कंफर्म किया कि हाँ जी ब्लड स्ट्रोक था पर यू आर आउट ऑफ डेंजर। उस क्लॉट को अभी हम लोकेट नहीं कर पाए। इतने में आए, कहते हैं भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बेड खाली हो रहा है, आप वो बेड ले लीजिए। जहां हमें वार्न किया गया था कि आप घुस भी नहीं सकोगे, मुझे इमरजेंसी वार्ड में बेड मिला। वहां रहे। अगले दिन सैटरडे को डॉक्टर्स आए, मुझे देखा, एक आध टेस्ट और किया, कहते हैं हाँ जी यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। अगले दिन संडे था, कहते हैं जी आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा फिर हम यहाँ क्या करें, शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ हाँ चले जाओ। हम बेटे के यहाँ एंड्रूजगंज चले गए। अगले दिन मंडे मॉर्निंग को वहां आए, एक दो टेस्ट और हुआ, इन्होंने कंफर्म किया, कहते हैं हाँ जी आप आउट ऑफ डेंजर हो, पर हाँ आपको ये 2-3 टेस्ट बाद में करवाने पड़ेंगे और आपको अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी 6-8 महीने, तभी आप चल सकोगे, तभी आप नॉर्मल होगे। हमने कहा जरूरी है कि हम ये टेस्ट यहीं रह के करवाएं। कहते नहीं नहीं आप बेशक छुट्टी ले लो। हमने उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया। वो टेस्ट हमने बाद में करवाए एज आउटडोर पेशेंट्स। गुरुजी की कृपा से दोनों तीनों टेस्ट एकदम ठीक आए। फिजियोथेरेपी मैंने एक दिन भी नहीं करवाई, एक बार भी नहीं करवाई। गुरुजी की कृपा से मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस बात को आज 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मैं आपके सामने जीता जाता जिंदा खड़ा हूँ। सब नॉर्मल काम करता हूँ, मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सब ठीक ठाक बढ़िया। बैठे हैं ना गुरुजी, डॉक्टरों के डॉक्टर। गुरुजी कहते हैं ना मैं शुरू वहां पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म। अच्छा, हम मंडे नाइट को वहां से डिस्चार्ज किए हुए। हमारी प्लान थी कि उस फ्राइडे मॉर्निंग को हमें ऋषिकेश हरिद्वार जाना था घूमने छोटे बेटे के साथ। हमने सोचा यार 3 दिन पहले तो ये हुआ है, अभी हम हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जाएं ठीक नहीं लगता। हमने बेटे को बोला बेटा हम तो आपके साथ नहीं जा सकेंगे, आप हो आओ। कहता है पापा अगर आप दोनों नहीं चलोगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है हम बाद में जाएंगे। हमने सोचा अगर वो और उसकी आंटी तो समझ जाएंगे, पर उसको छोटी बच्ची है वो नंदिनी, जिसको मैंने आपको अभी बताया था, उसको फील होगा कि क्या दादू की वजह से हमारी भी ट्रिप बर्बाद हो गई। हमने कहा अच्छा बेटा नहीं नहीं हम भी चलते हैं, चलो। हम फ्राइडे मॉर्निंग को बेटे की गाड़ी में ऋषिकेश गए, सारा दिन ऋषिकेश घूमे। सैटरडे को पूरा हरिद्वार घूम के आए। संडे मॉर्निंग को ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे गए गंगा जी में नहाने। बेटे को किसी ने कह रखा था भैया आप उधर ऋषिकेश जा रहे हो, हमारे लिए थोड़ा गंगा जल तो ले आना। उसने हाथ में एक कैन उठाया, और गया गंगा जल भरने नहाते वक्त। सोचा किनारे से जितना दूर जल लूंगा उतना साफ जल मिलेगा। एक बहुत बड़ी चट्टान को पकड़ के एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा। जैसे ही इसने चौथा या 5वां कदम रखा वो लुढ़क गया। वहां पर रिवर बेड सडनली डन। एक गोता खाया, दूसरा गोता खाया, तीसरा गोता खाया। हम देख रहे हैं हैरान, अरे यार ये क्या हो गया।
कोई उसके बचने की उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। उसका माँ बाप आंटी और बेटी चारों जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे भैया किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ, वो डूब रहा है। कोई सामने नहीं आया। आखिर हमें जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि आज ये किसी तरह बच सकता है। अचानक वो बड़े आराम से बाहर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमने कहा तुम बाहर कैसे आ गए? कहता मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरुजी बचाओ। और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ, पता नहीं कैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन आ गई और वो ऐसे बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में हमने देखा कि वहां पर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा बोर्ड, जहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन होता है, बहुत संभल के जाइएगा। और 3 दिन पहले वहां पर 2 लड़के डूब चुके थे। ये हैं हमारे गुरु, साक्षात महाशिव है, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही जा सकता है। अंतर्यामी है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। सर्वव्यापी, वो हर जगह है। जहां आप उन्हें याद करेंगे उन्हें अपने बगल में पाएंगे। इनफैक्ट आप अगर गलती कर भी दें, उन्हें याद नहीं भी करें, पर आपको उनके भगत हैं, तो जैसे मैंने आपको अपनी धोती का बताया, जब उसका वो एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे, वो आपके अंग रहे। कुछ उनको बताने की, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ वो मेरे मन की हर बात जानती हैं, वो मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। गुरुजी बार बार कहती हैं मंगो नहीं मनो। क्यों? हम मांगेंगे नहीं, मांगने के मैं आपको पहले रीजंस बताता हूँ। आप में से कईयों को नहीं पता होगा क्यों नहीं मांगना चाहिए। इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेते हो वो टेम्पररी होती है, वो परमानेंटली आपके पास नहीं रहेगी। दूसरा, वो उधार होती है। दूसरा, जब आप मांगते हो, अपनी हैसियत, अपनी औकात से मांगो। जब गुरुजी देंगे, वो अपनी हैसियत से देंगे। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं। अब मुझे क्या पता मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे मैं तो नहीं देख सकता, पर गुरुजी तो सब देख सकती है ना। गुरुजी कहती हैं इसीलिए मुझ पे छोड़ दो, मैं सबसे पहले आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या कर लो, उसके बाद मैं हेल्थ दूंगा। अगर आपको लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हुए हो, रोज 1-1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, तो ऐसी जिंदगी को क्या जीना। उसके बाद आपको जो और चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, फॉरेन जाना है, किसी बेटी की शादी करवानी है, मकान चाहिए, इस द्वार पे आपको मिलता सब है, पर टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। गुरु जी कहती हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकती हैं, नो बॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है तो प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहती हैं 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतूंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बन सकेंगे। इसीलिए अगर गुरु जी आपको जो चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तकलीफ में रख रही हैं, परेशानी में रख रही हैं, तो विश्वास रखिए वो आपके कर्म करवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। बाकी उनको देने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ अपने ब्रदर का। ईयर 2000, आज से कोई 20 साल पहले,
मेरा सबसे छोटा भाई, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो बहुत छोटी चीज होती है। हमने गुरुजी को बताया, मैंने मांगा कुछ नहीं गुरुजी से, मैंने सिर्फ कहा गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। इमीडिएटली कहते उन्हें जान दे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मेरे बेटे को इतना लाइलाज कैंसर हुआ था जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं, हमें हर जगह से जवाब मिल गया था। उसको सिर्फ कल्याण की था कहते कैंसर ठीक कर दिया था, और इसकी निमोनिया के लिए बोल रहे हैं जाने दे। मेरा तो यूं मुंह खुला रह गया। मैं उनकी तरफ देखने लग गया कि आज गुरुजी को क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं। मेरी एक्सप्रेशन देख के उन्होंने मुझे समझाया। कहते हैं मैंने अगर इसको बचा लिया तो ये अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा, इसीलिए उसको जाने दो। ये बात मेरी समझ से बाहर। उस डेट को वो अपनी फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर था। एक प्राइवेट कंपनी में गांधीधाम में काम करता था। उसकी आंटी हाउसवाइफ थी, काम नहीं करती थी। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने एक अच्छा खासा मकान बनाया था लोन लेके, वो लोन सारा रीपे होना था। मैंने कहा आज अगर ये मर गया तो उसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी, और गुरुजी कह रहे हैं मैंने उसे बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। पर अब गुरुजी से मैं बहस तो नहीं करूंगा। 2-3 दिन में वो मर गया। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादी हो गई है, बाल बच्चे, बढ़िया नौकरी, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बेटी ने पढ़ाई खत्म कर ली, शादी हो गई है, बाल बच्चे, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। आज से 20 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कैसे होगा, और गुरुजी को सब पता है कि क्या होना है, कब, कहां, क्या, कैसे करना है। आप उन पे विश्वास रखिए। एक आपको छोटा सा इंसिडेंट और सुना। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर, ये गुरुजी फिजिकल फॉर्म में था, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर बॉम्बे में रहती है। उसके देवर के बेटे की शादी थी। लड़के वाले बॉम्बे में रहते हैं, लड़की वाले दिल्ली में। इन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी बॉम्बे में करेंगे और एंगेजमेंट दिल्ली में करेंगे, ताकि दोनों साइड्स के मैक्सिमम लोग कम से कम एक फंक्शन अटेंड कर सकें। एंगेजमेंट के लिए वो मेरी दीदी दिल्ली आई। मैं उसे गुरुजी के यहाँ लेके गया पहले दिन ही। गुरुजी को बताया गुरुजी मेरी दीदी बॉम्बे से आई है। जैसे ही उसने, और कुछ नहीं बताया, जैसे ही उसने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी उसको कहती है एम्पायर स्टेट में तो 2 महीने ऐसे रही। उसके बाद जब मैंने माथा टेका तो मुझे कहते हैं तो इन्होंने 2 महीने अपने कोल रखी। हम बाहर आए, वो कहती है भैया मैं कैसे यहाँ रहूंगी, नेक्स्ट वीक मेरे देवर के बेटे की शादी है, अपने ससुराल में सबसे बड़ी मैं हूँ, मैक्सिमम जिम्मेदारी मेरी है, उसका हस्बैंड भी नहीं है, मैं कैसे ये शादी मिस करूंगी। मैंने कहा ऐसी गलती मत करना, अगर गुरुजी कह रहे हैं नहीं जाओ तो यू जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू गो, भूल जाओ जाने का। उसने 2-3 आंटियों को भी बताया कि देखो ना गुरुजी क्या कह रहे हैं। उसने सोचा कोई तो बोलेगी कि नहीं नहीं दुनियादारी भी कोई चीज होती है, तुम चली जाओ। पर सबने कहा अगर गुरुजी कह रहे हैं मत जाओ तो ऐसी गलती मत करो। बड़ी नाराज हुई, बड़े अनमन से वो 2 महीने यहाँ रही। 2 महीने बाद वो बॉम्बे गई, तब तक शादी वादी सब हो चुकी। उसको एक ही बेटा है। उसकी बहू ने उससे कोई 5-6 साल पहले एक स्टिल बॉर्न बेबी को जन्म दिया था। उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पा रही थी।
इन्होंने बहुत डॉक्टर, बहुत स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सबने कहा कि ना लड़के में कोई खराबी है ना लड़की में, पर कंसीव नहीं कर रहे। और वो जो 2 महीने यहाँ रही, उसकी बहू ने कंसीव किया। वो शायद ऐसा था कि इनके ग्रह कुछ ऐसे थे कि जब तक ये बहू के साथ थी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। जो गुरुजी ने 2 महीने उसको यहाँ रखा, उसकी बहू ने कंसीव किया, आज उसको एक सुंदर बिटिया है। और मैंने आपको एग्जैक्टली सब बताया जैसे हुआ। एक अक्षर भी हमने गुरुजी को नहीं बताया कि गुरुजी ये है कुछ कृपा। सब जानते हैं। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, अपना विश्वास मत डोलने दीजिए, उनके यहाँ आते रहो। और जब आप यहाँ आते हो, 3-4 काम आपको करने हैं। नंबर 1, आप सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन, जो शब्द चल रहे हैं शब्द सुनो, सत्संग हो रहा है सत्संग सुनो, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। इस सत्संग में आपके मन में जो शंकाएं, डाउट, क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उन सब के आपको जवाब मिलेंगे बगैर क्वेश्चन। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, क्या प्रसाद हो, लंगर हो या कुछ और हो, वो पूरा ग्रहण कीजिए। एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में लुटा फेंक रहे हैं। फिर गुरुजी को मत ब्लेम कीजिए कि गुरुजी ने उसको तो इतना दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। और उन पे पूरा विश्वास रखिए, विश्वास मत तोड़ने दीजिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगा। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। गुरुजी मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को ब्लेस गुरुजी की संगत को मेरा सादर प्रणाम। मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपसे कुछ सत्संग करूं। मेरा नाम जेठरा है। आज से 12 साल पहले मेरे बड़े बेटे को कैंसर हुआ था। उसका एम्स में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो रिजल्ट आया कि उसके 3 पैचेस रह गए हैं। डॉक्टर्स ने कहा अब हम इसकी केमोथेरेपी करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग डोजेस फॉर 9 मंथ्स। पर उसके बाद भी ठीक होगा या नहीं, हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते। हमने सोचा कैंसर का बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उनसे ओपिनियन लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस टाइप का कैंसर 2-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। इस टाइप के कैंसर का मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है। आप जितना जल्दी बेटे को भुला दें उसके लिए भी अच्छा होगा, तो आपके लिए भी। मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है। इसके लगभग 2 महीने बाद उसके किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं। अब हम तो डेस्परेट थे, तो हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था। तब हम पहली बार गुरुजी की शरण गए। गुरुजी ने पहले दिन ही उसको बोला कल्याण, और उसकी हालत सुधरना शुरू हो गई। 2 महीने बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो रिजल्ट आया कि बॉडी में कैंसर का कोई ट्रेस नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद फिर पीरियडिकली सीटी स्कैन होता रहा और एवरी टाइम सेम रिजल्ट
कि देयर इज नो ट्रेस ऑफ कैंसर इन द बॉडी। और वही डॉक्टर कहने लगे कि आप भूल जाइए इसे कभी कुछ हुआ था। फिर गुरुजी बार बार कहते थे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। अब ऐसे लड़के के साथ कौन शादी करेगी? हमने बहुत कोशिश की, कहीं बात नहीं बन रही थी। एक दिन जब गुरुजी ने मेरी मिसेस को बोला मुंडे दा ब्याह कर लो, तो उसने बोला गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो हम पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 2-2.5 साल के बाद जैसे गुरुजी ने कहा था, घर बैठे कुड़ी आ गई। शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि लड़की को 2-3 प्रॉब्लम्स हैं और लड़का बिकॉज ऑफ कैंसर बैकग्राउंड। 4 साल बीत गए। इन्होंने बहुत डॉक्टर्स कंसल्ट किए, सबने कहा जी भूल जाइए, इनको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। देयर जस्ट इजंट ए चांस कि इनको बच्चा हो सके। 31 दिसंबर 2005 को बड़े मंदिर में गुरुजी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, बोले ले ये तेरी दवाई है। उसी महीने शी कंसीव्ड। कुछ दिनों बाद गुरुजी का मैसेज आया कि तुम्हें ट्विंस है। उसने जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया तो ट्विंस तो निकलने ही थे। फिर प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम थी। एक बार सीवियर ब्लीडिंग हो गई, डॉक्टर्स ने कहा मिसकैरेज हो रहा है। बेबीज का प्लेसेंटा मदर से सेपरेट हो गया, विच मीन्स बेबीज को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिलेगा। हर बार डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर गुरुजी की मेहर से शी पुल्ड ऑन थ्रू। शी वाज ड्यू ऑन 22 अक्टूबर और गुरुजी ने उसे कहा तुम्हें 21 सितंबर को होंगे। 21 सितंबर को शी डिलीवर्ड ट्विंस, बॉय एंड गर्ल। और गुरुजी कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। गुरुजी तो जैसे आपको बताया गया है साक्षात शिव जी हैं, उनसे वैसे भी कुछ नहीं मांगना पड़ता। जन्म उनके हाथ में है। वी नो सो मेनी केसेस जहां पर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में उन्होंने बच्चे दे दिए हैं, क्योंकि गुरुजी तो शुरू ही वहां पर होते हैं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। जहां एब्सोल्युटली कोई जवाब नहीं है, वहां पर गुरुजी शुरू होते हैं। एक लेडी आई, गुरुजी उसको कहते हैं आंटी तू खड़ी होकर इन्होंने 10 मैं तेन मुंडा देता थी। वो कहती है हाँ जी गुरुजी ने 8 साल पहले मुझे लड़का दिया था। आंटी ऐसे 10 तेन बच्चेदानी नहीं हैगी। कहती है हाँ जी मुझे बच्चेदानी नहीं है। गुरुजी कहते हैं हुण दूजा मुंडा लैन आई है। हाँ जी गुरुजी अगर आपकी कृपा हो जाए तो। जस्ट इमेजिन, जिस लेडी को बच्चेदानी नहीं है उसको बच्चा दे देती है। जिनको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि कोई तरीका नहीं है कि आपको बच्चा हो सके, उनको ट्विंस दे देते हैं। जन्म उनके हाथ में है, मृत्यु उनके हाथ में है। उनकी बगैर इच्छा के इवन यमराज आपको हाथ नहीं लगा सकते। और पता नहीं कितने मुर्दों को उन्होंने खड़ा कर दिया है, पता नहीं कितने अनगिनत। उनमें से एक तो अभी खड़ा आपके सामने बात कर रहा है। जी हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले मेरे को हार्ट की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा एम्स में एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि आपको एक हार्ट अटैक हो चुका है, आपको पता नहीं चला था, आपकी हार्ट बहुत डैमेज है और आपकी तीनों आर्टरीज 90-95% ब्लॉक है। वो मुझे ICCU में ले गए। उसी दोपहर को वहां पर ICCU में मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ। माय हार्ट स्टॉप, पल्स एब्सेंट थी, मैं मर चुका था। गुरुजी की मेहर से ये जो डॉक्टर्स हार्ट मसाज वो करते हैं, वो कर आके बोला जी हमने इसको रिवाइव कर दिया। रात को सीनियर डॉक्टर आया, कहता है जी बताइए आपका क्या करना है।
क्योंकि आपका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन तो बहुत ही जरूरी है, पर इतना रिस्की है, बहुत चांस है कि आप ऑपरेशन टेबल पे ही खत्म हो जाओगे। मैं अपनी जिम्मेवारी पे आपको हाथ लगाने को तैयार नहीं हूं। अगर आप ये जानते हुए जिम्मा लेते हो तो मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो नहीं। अब हम क्या कर सकते थे? हमने गुरुजी से पूछा। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर्स तो चीरे के फाड़ेंगे, अंदर जो करना है मैं करूंगा। उसके बाद हमने डॉक्टर को क्लियरेंस दिया कि हाँ जी आप ऑपरेशन कर लीजिए। उसी रात मेरा इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद आदमी 1-1.5 दिन आईसीयू में रहता है और 2-3 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में रहा, 3 हफ्ते हॉस्पिटल में। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुए। उसके बाद 3 बार मैं रीएडमिट हुआ हॉस्पिटल में, पर विद गुरुजी's ग्रेस इट्स ऑल ओवर। मैं आपके सामने, ये 5 साल पुरानी बात है, मैं आपके सामने जीता जागता एकदम ठीक ठाक खड़ा हूं। आई डू ऑल नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जीवन मृत्यु सब उनके हाथ में है। वो बड़ी से बड़ी डिजीज को तेरे को कुछ नहीं है, वहम ना कर, बस ये कह के ठीक कर देती है। कोई भी डिजीज हो, आपका हार्ट प्रॉब्लम हो, आर्टरीज का ब्लॉकेज है, एमीबियासिस है, एस्थमा है, सोरियासिस, व्हाटएवर, वो कर देते हैं। और वो हमसे कुछ मांगते नहीं, कुछ लेते नहीं। वैसे भी वो तो तीनों लोगों के मालिक हैं, हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। जो भी हमारे पास है उन्हीं का दिया हुआ है। बस वो कहते हैं यहाँ आते रहो, सत्संग में ये जो बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया है, यहाँ आते रहो और कुछ नहीं करना। उन्होंने जो बड़ा मंदिर बनाया है उसके ऊपर एक बड़ा सा शिवलिंग है। गुरुजी कहते हैं जितने इस पूरी पृथ्वी पे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब में मिलाते जितनी शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति मैंने इस एक शिवलिंग में दी है। जो इसके इवन नजदीक आ गया उसका कल्याण निश्चित है, गारंटी है। और वहां जाना शिवलोक जाने के बराबर है। उस शिवलिंग की परिक्रमा करना अमरनाथ की परिक्रमा के बराबर है। गुरुजी के 2 मोस्ट फेवरेट कॉमन फ्रेजेस हैं। जब आप उनके पास जाएं तो कहते हैं कल्याण सीता, और जब आप उनसे आगे लें तो कहते हैं जा ऐश कर। अब उनके कल्याण करने और ऐश करने में तो एवरीथिंग आ गया, A to Z। इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं यहां आपको सब मिलेगा, सिर्फ पर मैं पहले आपको लाइफ दूंगा, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, और फिर और कुछ जो आपको चाहिए। अगर कोई चीज आपको वहां नहीं मिलती तो रेस्ट एश्योर्ड वो आपके लिए अच्छी नहीं है। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो बिन मांगे दे देते हैं, आपको इवन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो जानी जान है। हमारे सारे पिछले जन्म, आने वाले जन्म सब जानते हैं। हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें दे देते हैं। अगर कुछ भी हमें नहीं देते, इट्स ओनली बिकॉज वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तो आई कैन गो ऑन इंडेफिनेटली, पर मुझे कहा गया है कि आप बहुत चार्ट में बताइएगा। मैं सिर्फ आपको एंड में यही कहूंगा, एक ओके, आई विल टेल यू वन मोर थिंग लास्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ न्यू संगत। प्लीज ये मत सोचिए कि गुरुजी आज नहीं है, उन्होंने महासमाधि ले ली है, बट दैट ओनली मीन्स कि वो साकार से निराकार हो गए हैं, दैट्स ऑल। बाकी शिव जी का ना कभी जन्म हुआ था, ना कभी वो मरेंगे। आज भी वो पहले की तरह हम सबके साथ हैं। उनकी फ्रेग्रेंस फील होती है, वो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आज वो पहले से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पहले उनको शरीर की लिमिटेशन थी। अगर वो किसी का कैंसर ठीक करते थे
तो वो अपने शरीर पे ले लेते थे और फिर धीरे धीरे अपने तप से उसको खत्म करते थे। आज उनको वो लिमिटेशन भी नहीं है। आज वो 10 आदमियों का या 50 आदमियों का कैंसर एक साथ ठीक कर सकती है। अभी लास्ट दिसंबर में मैं बॉम्बे गया था, IIT बॉम्बे का गोल्डन रीयूनियन था। वहां मेरा एक फ्रेंड मिला, माय ओल्ड कलीग। उसके बेटे का 6 महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा था फर्स्ट 1 ईयर इज वेरी क्रिटिकल, और उसकी सारी इंडिकेशंस ये थी कि उसकी बॉडी ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट कर रही है। बहुत वरीड था। मैंने उसे गुरुजी का एक फोटो दे दिया। मैंने कहा ये तू अपने पास या बेटे के पास रख दे, दैट्स ऑल, तेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आज तक गुरुजी से नहीं मिला और अर्ली दिस मंथ उसका मुझे ईमेल आया है कि उसका बेटा एकदम ठीक है और अब वो 1 साल हो चुका है। ही इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर, नॉर्मल लाइफ लीड करता है। गुरुजी को कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, टाइम और स्पेस उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सेम टाइम पे यहाँ पर भी है, अमेरिका में भी है, आयरलैंड में भी है, जहां आप हैं वहां है, वहां दर्शन देते हैं लोगों को। दैट्स ऑल। मैंने आपको बताया मैं गुरुजी के यहाँ मजबूरी में गया था क्योंकि मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। आज जो भी मेरे पास है वो उनका दिया हुआ है। दैट इंक्लूड्स मेरी जिंदगी। मुझे उन्होंने पता नहीं कितनी बार नई जिंदगी दी है। मेरी हर सांस, मेरी वाइफ की जिंदगी, मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुएं, पोता पोती, दोतरा, जिस मकान में मैं रहता हूँ, एवरी सिंगल थिंग उनका दिया हुआ है। एक बार उनके पास जाने के बाद हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी और द्वार पे नहीं जाना पड़ा। एंड आई कैन अश्योर यू, आप थोड़ा सा विश्वास रख के उनके यहाँ आइए बस। बाकी जब आपके साथ ऐसे मिरेकल हो तब आप ज्यादा विश्वास कीजिए। थैंक यू।